जी बच्चों, नमस्ते। विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्रकांत मिश्रा, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल से आपको आज भौतिकी के एक खास चैप्टर नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बताने चल रहा हूँ। नाभिकीय ऊर्जा, जैसा कि आप जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा में आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 नंबर से 5 नंबर तक का इस चैप्टर से पूछा जाने वाला है और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा जब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं तो इसमें आइंस्टीन वैज्ञानिक हैं जो कि उनकी सापेक्षता सिद्धांत के बारे में उन्होंने बता रखा है। तो सबसे पहले उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। बात पहले क्या थी कि हम लोग पढ़ते थे द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण ये अलग मौलिक नियम था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते थे? ऊर्जा संरक्षण, ये अलग मौलिक रूप था। ये दोनों अपने आप में एक अलग थे, इन नियमों का आपस में कोई लेन देन नहीं था। नियर अबाउट 1905 मतलब 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, आपस में संबंधित हैं। कैसे कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। इस प्रकार से जो द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण एक मौलिक नियम था, वो आपका बदल गया द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम में। अर्थात अब हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित करना सीख गए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स लॉ, सापेक्षता के सिद्धांत से। द्रव्यमान, अगर बात करें कि द्रव्यमान संरक्षण क्या था, तो द्रव्यमान संरक्षण था कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान संरक्षित है, नियत है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण क्या था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर उसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा में जब कोरिलेशन हुआ तो आइंस्टीन ने इसका एक संबंध दिया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया E = mc², जहां पर आपका ये जो m है वो मास है, द्रव्यमान, और जो E है वो है ऊर्जा। इस प्रकार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आइंस्टीन ने दिया। तब तक ये बदलाव हो चुका था, और इस तरीके से द्रव्यमान ऊर्जा को जब बदलने का हुआ तो आइंस्टीन ने बताया कि इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है आपका नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश, ये सब इन्हीं से कोरिलेटेड मतलब एग्जांपल्स हैं। आपको बता दें बच्चों कि ये जो 4 टॉपिक मैंने अभी लिख दिया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें से एक नंबर से लेकर 3 नंबर तक क्वेश्चन केवल इसी में से ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, युग्म विनाश क्या होता है, एग्जाम्पल से। और इसमें हम लोग तो जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन भी कर लेते हैं, नाभिकीय संलयन भी कर लेते हैं, अभी हम आपको ये बताने वाले हैं, लेकिन इसमें युग्म उत्पादन, युग्म विनाश का एग्जाम्पल याद रखना होता है। अब आपको हम आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं कि युग्म उत्पादन क्या है। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन आइंस्टीन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या है कि ऊर्जा को किसमें बदलना है? द्रव्यमान में बदलना है। ऊर्जा को किसमें बदलना है? द्रव्यमान में। तो ये आपका ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने का एक सिंपल सा सीधा सा उदाहरण है युग्म उत्पादन। होता क्या है, जैसा कि नाम से समझते हैं, युग्म माने होता है जोड़ा, उत्पादन माने उत्पत्ति, अर्थात जोड़े के रूप में उत्पत्ति। यह है आपका युग्म उत्पादन। होता क्या है, एक बहुत ही ऊर्जित गामा फोटान, फोटान की ऊर्जा बच्चों आप लोग जानते ही हैं, h न्यू।
जब ये किसी भारी नाभिक को प्राप्त होती है तो ये ऊर्जा के कारण नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन -1 बीटा 0 से हमने डिनोट कर लिया और पॉजिट्रॉन +1 बीटा 0। ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका पॉजिट्रॉन है। अर्थात ऊर्जा के कारण दो कणों का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निकलना, यही क्या कहलाता है? युग्म उत्पादन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें केवल हमें इतना ही बताना है कि जब एक ऊर्जित फोटॉन किसी भारी नाभिक से टकराता है तो वो उसको ऊर्जा ट्रांसफर करता है और उसके कारण नाभिक में से दो कण, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। अर्थात ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे युग्म विनाश। युग्म विनाश, इसमें क्या होता है? नाम से भी बस समझा सकते हैं कि युग्म माने जोड़ा, विनाश माने नष्ट होना, अर्थात जब जोड़े के रूप में आता है और नष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन परस्पर संयुक्त होते हैं, मिलते हैं, तो ऊर्जा के रूप में बनाते हैं, तो पॉजिट्रोनियम आयन बनाते हैं, बट वो बहुत ही मतलब कि अल्प समय के लिए होता है और उसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, गामा फोटॉन के रूप में हमें प्राप्त होता है। गामा फोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? गामा फोटॉन। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक सिंगल गामा फोटॉन नहीं लिखते बल्कि डबल लिखते हैं। कई बार आप लोगों के मन में ये समस्या आ जाती है कि सर गामा फोटॉन आपने अभी क्या लिया था? एक गामा फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति कर दिया था। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब मिलाया तो यहाँ दो गामा फोटॉन कर दिया। तो ये केवल और केवल द्रव्यमान और ऊर्जा हमारी संरक्षित रहे, इक्विवेलेंट रहे, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ पर दो कर देते हैं। जब आप एनर्जी फॉर्म में इसे फाइंड करेंगे तो इसके तुल्य जो ऊर्जा होती है दो गामा फोटॉन के तुल्य ऊर्जा के बराबर आएगी। तो अभी हमने बात किया आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, सापेक्षता के सिद्धांत जिसे हम जानते हैं, और उनके उदाहरण युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक आपका क्वेश्चन जान लीजिए 100% पूछा जाता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित जो समीकरण था उसी के में आपका द्रव्यमान क्षति सम्मिलित हो जाता है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कम 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति की। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट बताने से पहले हम थोड़ा से आपको परिचय बताते हैं कि जैसे आप सभी जानते हैं कि सर पदार्थ होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। और परमाणु में दो भाग होता है, एक को हम बोलते हैं नाभिक और दूसरे पार्ट को बोलते हैं नाभिक के बाहर खाली स्थान। फिर बात करेंगे कि नाभिक में क्या पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जबकि उसके बाहर खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये सब हमें पता है। हाँ, अब बताना क्या था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये ध्यान रखना है द्रव्यमान क्षति में, इसकी बड़ी भूमिका है। ये न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
इसके बाद आता है कि द्रव्यमान क्षति क्या है। तो द्रव्यमान क्षति आप जानेंगे कि द्रव्यमान क्षति जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है वो इन, जबकि बना किससे है नाभिक, नाभिक आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। होता क्या है कि इसके द्रव्यमान के बराबर नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान आपके इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। यही कमी द्रव्यमान में, यही कमी आपकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान क्षति। सिंपल सा डिफिनेशन भी पूछा जाता है कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। तो द्रव्यमान क्षति में आपको बताना है कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान न्यूक्लियांश के द्रव्यमान से कम होता है और नाभिक में के द्रव्यमान में यही कमी द्रव्यमान क्षति कहलाती है। इसका अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो द्रव्यमान क्षति को अगर हम लिखें, द्रव्यमान क्षति बराबर न्यूक्लियांश का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ये होता है। अब बात आती है न्यूक्लियांश। तो न्यूक्लियांश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन P प्लस N का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे एक थोड़ा सा इंडिकेट करते हुए चलते हैं हम कि जैसे किसी एलिमेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ZXA, जहां पर Z आपका क्या होता है, Z है परमाणु क्रमांक और A क्या है बच्चों, A है आपका परमाणु भार। ठीक है ना। तो इसके बाद एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग 9 से ही शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और जो परमाणु भार न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो हम इसे इंडिकेट करें अगर कि प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, Z हो जाएगी परमाणु क्रमांक के बराबर और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो आपका हो जाएगा A माइनस Z, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है। तो इसके बाद अब हम इसी फार्मूले को बनाएंगे। जैसे यहाँ प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या हम यहाँ पर इंडिकेट करने वाले हैं MP मींस मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, MN मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखना है हमें, तो हम कहेंगे, मान लेते हैं कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन MP प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z, मास ऑफ न्यूट्रॉन MN। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं, इसको घटा देंगे तो यही द्रव्यमान क्षति आपका डेल्टा M प्राप्त हो जाएगा। द्रव्यमान क्षति पर आधारित एक न्यूमेरिकल आपको द्रव्यमान क्षति ही नहीं बल्कि द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पर आधारित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो द्रव्यमान क्षति अगर निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। बंधन ऊर्जा क्या होती है आपकी, बंधन ऊर्जा जैसे कि आप जानते हैं बंधन ऊर्जा क्या है, बांधने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। पता कैसे चलेगा कि यार बांधने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, तो हम देखते हैं कि अब किसको बांधने के लिए, कहाँ बांधने के लिए, ठीक है ना। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं,
प्रोटॉन जैसे न्यूक्लियस हैं। तो नाभिकीय जो कण हैं, नाभिकीय कणों को बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही बंधन ऊर्जा कहलाती है। लेकिन हम लोग डिफाइन उसे कैसे करते हैं, बंधन ऊर्जा को डिफाइन हम लोग अब ऐसे करते हैं कि जो नाभिकीय कण हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि अलग करने के लिए उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी जितनी ऊर्जा से वो आपस में बंधे हुए हैं। तो ये बंधन ऊर्जा होती है। तो बंधन ऊर्जा आपको समझ में आ गया होगा कि बंधन ऊर्जा क्या है। नाभिकीय कणों को बांधे रखने के लिए या नाभिकीय कणों को सेपरेट मतलब दूर दूर करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियस भी पूछा जाता है। तो ये जो आता है आपका, तो पूरे नाभिक का मतलब बंधन ऊर्जा आती है P प्लस N का की बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन की जब बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, यही P प्लस N को डिवाइड कर देते हैं, अर्थात एक न्यूक्लियस की जब ऊर्जा निकालेंगे तो वो आपका B बाई न्यूक्लियस की संख्या मतलब P प्लस N की संख्या हो जाती है। इसे हम B बार से डिनोट कर सकते हैं, मींस B बार आपका हो जाता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि बंधन ऊर्जा क्या है और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है आपका, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या फॉर्मूले आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, कहेगा कि अल्फा कण की द्रव्यमान क्षति, कुल बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात कीजिए। अल्फा कण की द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा व बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अल्फा कण की द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा व बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात कीजिए। आपको ये और बात बता दें, इसमें सब कुछ दिया रहता है। जैसे अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान दिया रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको दिया रहता है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान यही नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान भी है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना दिया बच्चों, ये दिया है 6.646 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसे हम एमपीसी नोट कर सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया हुआ है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपका क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं कि इतना बड़ा देखते ही छोड़ने का मन करता है, लेकिन जान लीजिए बेटा इतना सरल क्वेश्चन और ये लॉन्ग टाइप में ही आता है, लगभग 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इतना जब कुछ दिया है, सब कुछ देने के बाद अब आपसे पूछ रहा है द्रव्यमान क्षति, पहला बंधन ऊर्जा, दूसरा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तीसरा। 3 सवाल इसमें आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम फाइंड करते हैं। क्या होता है आपने बताया सर, न्यूक्लियस का द्रव्यमान मींस आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एन
माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल एम। हम यहाँ एम अल्फा कट कर सकते हैं। अब आपसे किसका पूछ रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, अल्फा कण की। अल्फा कण की पूछ रहा है, बंधन ऊर्जा या द्रव्यमान स्थिति पूछ रहा है। तो सबसे पहले अल्फा कण है क्या? अल्फा कण जो है आपका, अल्फा कण ये हम लोग सब लोग जानते हैं, ये हीलियम का नाभिक होता है, अर्थात इसे हम 2He4 से डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका जो परमाणु क्रमांक हुआ Z = 2 एंड A = 4। यहीं से हमें केवल यही डिफरेंट रहेगा, आपको सवाल यही पूछा जाएगा, लेकिन अंतर केवल ये रहेगा, अल्फा कण कहेगा, कार्बन कहेगा, ऑक्सीजन कहेगा, कुछ भी कह सकता है। तो यही केवल इतना डिफरेंस होगा, बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप में आने वाले हैं। फिर होगा क्या, Z = कितना भैया 2 × MP मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 × 10⁻27 प्लस A - Z 4 - 2 × Mn 1.675 × 10⁻27 ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस ऑफ M इज नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो अल्फा कण का दिया हुआ है, ये दिया है 6.646 × 10⁻27 किलोग्राम। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 × 1.67 3 2 6 7 2 14 6 2 12 plus 3 2 1 2 plus 1 3 प्लस 4 - 2 2 multiplied by 1.675, तो ये होगा आपका 5 2 10 7 2 14 plus 1 15 6 2 12 plus 1 13 2 1 2 plus 1 3 into 10⁻27 minus 6.646 into 10⁻27 ऐड करते हैं हम 6 4 5 9 3 3 6 3 3 6 into 10⁻27 minus 6.646 into 10⁻27 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 - 6 0 9 - 6 5 6 - 6 0.0 into 10⁻27 किलोग्राम। तो डेल्टा एम इक्वल टू मीन्स मास डिफेक्ट आपका आ गया। सिंपल सा थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन ये आपको बड़े इजी वे में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं कि मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू 0.050 into 10⁻27 किलोग्राम। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, बंधन ऊर्जा निकालेंगे। E = डेल्टा एम इंटू c², आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के समीकरण से। डेल्टा एम इक्वल टू आपने क्या फाइंड किया, 0.050 इंटू 10⁻27 इंटू c की वैल्यू, c क्या है, c है प्रकाश की चाल, जो कि आपको पता है 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। इसे फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन जो करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.050 इंटू 9 इंटू 10⁻27 इंटू 10⁻16 8 2 16 3 3 9 और ये एज सेम। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 45, ये हो जाएगा 0.450 इंटू 10⁻27 प्लस 16 आपका होगा -11। ये किस में आएगा, जूल। तो E = हम इसे डिनोट कर सकते हैं EB से भी, जिससे आपको ये कंफर्म रहे कि बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा है। तो बंधन ऊर्जा आपने फाइंड कर लिया। अब आप बात करें कि सर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन फाइंड करना है, B बार = ये हो जाता है B अपॉन न्यूक्लियंस की संख्या, मे बी कैपिटल N।
बी कितना है आप देख रहे हैं 0.450 इंटू 10⁻11 अपॉन न्यूक्लियस कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 + 2 = 4। ये हो जाएगा आपका 0.450 10⁻11 अपॉन 4 डिवाइड कर देंगे इसे तो ये अब आपका आ जाएगा 0.1125 इंटू 10⁻11 जूल। ये इस तरीके से आप अपना न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और हम आपको देते हैं इसी के अकॉर्डिंग। एज सेम पूरा यही रहने वाला है, केवल कुछ वर्ड्स कुछ बिंदु बदलने वाले हैं। इसी में आपसे एक बात और पूछता है, इसका मास ऑफ जैसे प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका AMU में देता है तो उसको भी हम लोग चर्चा करते हुए चलते हैं। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या है AMU? AMU आपका है जिसे द्रव्यमान बहुत छोटा हो गया, नाभिक के जो कण है नाभिकीय कण इनके द्रव्यमान बहुत कम है। तो अब हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं 10⁻27 10⁻24 10⁻31 जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं कि 10⁻31 के रूप में आता है। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन 10⁻27 के रूप में आ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक जनरलाइज छोटा लिखने के लिए एक बहुत छोटे मात्रा का चयन करें और वो कहलाएगा AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसे हिंदी में बोला जाता है। तो या इसे हम AMU लिखते हैं या केवल U लिख देते हैं, ये जानते रहिएगा। कहीं अगर U आ जाए ये नहीं कि यूनिट ही है, एटॉमिक मास यूनिट है वो। अब बात करते हैं एक AMU के बराबर कितना होता है द्रव्यमान। एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। निकालने के लिए परिभाषा अगर आपको याद है तो आप ये बताएंगे कि एक AMU क्या होता है। ये कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग AMU कहलाता है। अर्थात एक AMU बराबर 1/12 गुणते कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। और इस सूत्र की सहायता से हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो इसमें केवल आपको भी ये जानते रहना है कि एक AMU बराबर 1.66 गुणित 10⁻27 किलोग्राम है। और एक AMU के बराबर अगर अब ऊर्जा फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, चलिए वो बता देते हैं। तो अब जानते हैं कि हमारा AMU क्या है, किलोग्राम है, मतलब मास द्रव्यमान है। हमें द्रव्यमान पता है, इसके तुल्य ऊर्जा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक AMU के तुल्य ऊर्जा E = mc² से m का मान कितना है 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू c² की वैल्यू अगर आप रखेंगे यहाँ पर तो यह आएगा 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16 इसका मल्टीप्लाई कर दें 6 9 54 54 प्लस 5 59 and 9 1 9 plus 5 14 14.94 into 10⁻11 ये क्या आएगा जूल। ये इतना जूल एक AMU के तुल्य इतना जूल होता है। अब हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बड़ा ही जान लीजिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इससे रिलेशन भी आपको आता रहेगा। तो चलिए हम इसको अब कन्वर्ट करते हैं जूल को
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको बता दें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻13 जूल होता है। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इस जूल को कन्वर्ट कर लेंगे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कभी कभी क्या होता है, हमारे न्यूमेरिकल्स में ये आता है कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है जूल में, तो हम भूल जाते हैं। हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो भी हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ से अब आप इस बात समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आसानी से हम कैसे याद रखेंगे, कैसे हम कन्वर्ट करें। तो चलिए बताते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप देखें तो ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन एंड वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 × 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात कर रहा हूं, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। और कूलाम और वोल्ट मिलकर ये जूल बना लेंगे। तो बस यही आपको याद रखने का एक ट्रिक है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आसानी से याद रहेगा। और फिर मिलियन का मतलब आप जानते हैं कि 1000 का 1000 गुना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, और वो भी कैसे, मास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर, ठीक है। तो चलते हैं, अब हमें ये जूल में प्राप्त हुआ है, हमें बदलना किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसा कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि हम यहाँ से अब 1 जूल बराबर अगर निकालना चाहें कि 1 जूल बराबर 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतने इलेक्ट्रॉन जूल बराबर, तो अब आप कहेंगे कि 14.94 × 10⁻11 जूल इज इक्वल टू, तो 14.94 × 10⁻11 अपॉन 1.6 × 10⁻19, ये आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसे भाग कर देंगे, 1 2, ये आपको पॉइंट हटा, ये अगर पॉइंट ऊपर, ये पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 19 - 11 10⁻8। अब इसे आप डिवाइड करेंगे, इसे हटाएंगे, एक और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻7, और इसे भाग कर दें, ये आएगा नियर अबाउट 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे अगर हम 1/10 यहाँ से इधर ले लें तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 931 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो यही आपका 10⁻6, मैंने बताया ना। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे 19 था, यहाँ 10⁻6 का मल्टीप्लाई हो गया, और 10⁻6 का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा 931 MeV। ये आपने निकाला 1 AMU के तुल्य ऊर्जा। और अब आप अगर इस तरीके से अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब हमारा अगर द्रव्यमान AMU में दिया हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे, AMU को अब कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा हमें किलोग्राम में, फिर उसको जूल में, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे क्या, 1 AMU बराबर 931 MeV होता है। अगर हमें मास दिया हुआ है AMU में तो हम AMU में ही उसे रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जाम्पल, ठीक है, धन्यवाद।